नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है जुल्म और इसकी 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 8वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 8वें पार्ट को शुरू करते हैं। तू क्यों इतना सोचती है बेटा? जो होगा अच्छा ही होगा। भगवान के घर देर जरूर है पर अंधेर नहीं है। उस घटिया सतीश को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। यकीन ना हो तो कल अपनी आंखों से देख लेना। सब सबूत और गवाह तेरे ही हक में है। जज साहब अंधे थोड़े ही हैं। जब तेरे केस की फाइल पढ़ेंगे तो सच खुद ब खुद उनके सामने आ ही जाएगा। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं बेटा। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिर पकड़ में आ ही जाता है। मुझ पे ना सही, कम से कम कानून पे विश्वास रख मेरी लाडो। अपने वकील साहब रहे ना, सब हैंडल करने के लिए। अब तेरा उन लोगों से कोई रिश्ता ना रहा, इसलिए अपने दिल से डर को निकाल कर फेंक दे। तू कमजोर थोड़े ना है। अपने अंदर की ताकत को पहचानने की कोशिश करो। तेरे साथ उस दरिंदे ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसकी सजा उसको पक्का मिलनी है। तुझे न्याय जरूर मिलेगा मेरी लाडो। काजल को समझाते हुए उसके पापा ने कहा, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, पर कभी कभी वो बीता समय ना चाहते हुए भी मुझे याद आ ही जाता है और वही सब घटनाक्रम आंखों के सामने घूमने लगता है। बहुत कोशिश करती हूँ वो सब भूल जाऊं, पर क्या करूं पापा। मेरी जिंदगी 2 कौड़ी के लोगों की वजह से बर्बाद हो गई। कैसे इतनी आसानी से ये सब भूल सकती हूँ? उदास लहजे में काजल ने जवाब दिया, धर्म सिंह, जो बीत गया उसे भूलने में ही फायदा है। इतना बोल के बाहर घूमने चले जाते हैं। अगले दिन दोनों पक्ष अपने अपने वकीलों के चैम्बर में पहुंच जाते हैं। मिस्टर कुकरेजा, काजल का वकील, बड़ा जल्दी आ गए आप धर्म सिंह जी। लगता है आप लोगों को तलवो तले की लगी हुई है। आपके कहने का क्या मतलब है वकील साहब? मैं कुछ समझा नहीं। अब फैसले का इंतजार तो सबको ही होता है, इसमें तलवो तले की लगने की बात बीच में कहाँ से आ गई? वकील की बात सुन के हैरान होते हुए धर्म सिंह ने कहा, कूल डाउन धर्म सिंह जी, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। इतना सीरियस मत लो। आप दोनों बाप बेटी अदालत पहुंचो। जब नंबर आए मेरे को कॉल कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा। वो अभी मेरे कुछ खास क्लाइंट आने वाले हैं, उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। वो स्पेशल क्लाइंट सूरत, हिम्मत और सतीश होते हैं। मिस्टर कुकरेजा दो टुक लहजे में जवाब देते हुए किसी केस की फाइल को खोल के उसको देखने में बिजी हो गए। काजल, वकील साहब, आज फैसला तो हो जाएगा ना? केस पहले ही लंबा खिंच चुका है। आप कोशिश करना आज ही सब फाइनल हो जाए। लेकिन वो काजल की बात को अनसुना कर देते हैं। दोनों बाप बेटी एक दूसरे का मुंह ताकने लग जाते हैं। लगभग 15 मिनट बाद, अरे आप अभी तक यहीं बैठे हो? अदालत पहुंचो, कभी भी तुम्हारे केस का नंबर आ सकता है। काजल, हम चले जाएंगे, पहले मैंने जो पूछा है उस बात का जवाब तो दीजिए वकील साहब। अब क्यों सुबह सुबह आप मेरा मूड ऑफ कर रही हैं मिसेज काजल? आप ना सवाल बहुत पूछती हैं, इसी बात से मेरे को नफरत है। मैं जज थोड़े ना हूँ जो आपको अभी के अभी सब बता दूँ। मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए, जाके अपनी बारी का इंतजार करें। ये आप किस तरीके से बात कर रहे हैं हमसे? मैं भी तो क्लाइंट ही हूँ। मेरे सवालों का जवाब आप फ्री में तो दे नहीं रहे। केस लड़ने की मोटी फीस आपको दे रखी है। अब एक क्लाइंट अपने केस के बारे में उसी वकील से पूछेगा जो केस लड़ रहा है। काजल ने स्पष्ट लहजे में मिस्टर कुकरेजा को जवाब देते हुए कहा, क्लाइंट हो, क्लाइंट की तरह रहो। ज़्यादा मेरे ऊपर जज बनने की कोशिश मत कर। पता नहीं कैसे कैसे लोग मुंह उठा के चले आते हैं। एक बार का बोला आप लोगों को समझ में नहीं आता? ये लो अपनी फाइल, जाके खुद लड़ो अपना केस। अपने आप में बड़ा वकील बन रही हो ना तुम। अब मैं भी देखता हूँ कौन लड़ेगा ऐन वक्त पे तुम्हारा केस। गुस्से में आके मिस्टर कुकरेजा ने फाइल काजल के मुंह पे फेंक मारी। धर्म सिंह, अरे वकील साहब, ऐसा मत करो। काजल की तरफ से आपसे मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। काजल, चलिए पापा, ये बिक चुका है। इसको केवल पैसों से मतलब है, वकालत करने से नहीं। तभी तो बिना तली के लोटे की तरह ये लुढ़क गया।
क्यों ऐसे घटिया आदमी के सामने अपने हाथ जोड़ रहे हैं? वकीलों की कमी नहीं है, एक से एक अच्छे वकील मिल जाएंगे। चलिए पापा, क्यों ऐसे गंदे आदमी के सामने अपने हाथ जोड़ रहे हैं? ये अपना ज़मीर बेच चुका है, आपकी बातों का इस चिकने घड़े पर असर होने वाला नहीं है। जाना, किसने तुमको न्योता दिया था? जाओ दूसरा वकील ढूंढो, कहीं ऐसा ना हो तुझे कोई दूसरा वकील ही ना मिले। वैसे भी मेरा लड़ा हुआ केस इतनी जल्दी तो दूसरा वकील लेने से रहा, अंत में मुंह की खाके मेरे पास ही आओगी। घमंड भरे लहजे में मिस्टर कुकरेजा ने बोला। वो तो वक्त बताएगा मिस्टर, अपने वकील होने का इतना घमंड कहीं तुम्हें ले ना डूबे, ये बात अच्छे से याद रखना, काजल ने पलटकर जवाब देते हुए कहा। निकलो मेरे चैम्बर से बाहर, वरना मुझे धक्के मार के निकालना पड़ेगा। हमें भी कोई शौक नहीं है मिस्टर, काले कोट वाले ऐसे घटिया आदमी के चैम्बर में खड़े रहने का। चलो पापा, इससे तो मैं बाद में निपट लूंगी। इतना बोल के काजल अपने पापा का हाथ पकड़कर बाहर निकल आती है। क्या जरूरत थी तेरे को उससे उलझने की? अब ऐन वक्त पे हम कहाँ से दूसरा वकील ढूंढेंगे? चुप रहकर सुनने में क्या चला जाता तेरा? धर्म सिंह झुंझलाते हुए बोला। चुप रहने से ही ऐसे लोग हम जैसे शरीफ लोगों के सिर पर चढ़ जाते हैं। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? एक वही वकील थोड़े ना है इस अदालत में, ये देखो कितने वकील घूम रहे हैं हाथों में फाइलें लिए हुए। काजल उन वकीलों की तरफ इशारा करते हुए बोली। बात तो तेरी सही है बेटा, पर दूसरे वकील को भी केस स्टडी करने के लिए थोड़े समय की ज़रूरत होती है, और हमारा तो केस आज आखिरी पड़ाव पे है। जरा सी चूक से हम केस हार भी सकते हैं। चिंतित स्वर में धर्म सिंह बोला। दोनों बाप बेटी कई वकीलों के पास जाते हैं, लेकिन सब ये केस पहले मिस्टर कुकरेजा लड़ रहे थे, हम उनका केस कैसे ले सकते हैं? ये कहते हुए मना कर देते हैं। धर्म सिंह, देख लिया ना उस वकील से उलझने का नतीजा? अब तो हम ये केस हार ही गए समझो। तेरी आबरू पे हाथ डालने वाला आज बरी हो जाएगा। मैं ये सब नहीं देख पाऊंगा। काजल, क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हैं पापा? वो वकील अगर हमारा केस लड़ भी लेता तो भी हमको हराता ही, क्योंकि वो बिक चुका है। उसके मोबाइल पे जो बार बार कॉल आ रहे थे वो किसी और के नहीं अपितु सूरत के ही थे। मैंने उसके फ़ोन की स्क्रीन पे सूरत का नंबर देख लिया था। अब आप सोचो, भला सूरत मेरे वकील के पास क्यों फ़ोन कर रहा था? हम तो नहीं करते उनके वकील के पास। उन लोगों ने मिस्टर कुकरेजा से सेटिंग कर रखी है, तभी तो वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। ये तो शुक्र मनाओ हमको समय रहते मिस्टर कुकरेजा की असलियत पता चल गई, वरना बाद में सिवाय अफसोस के हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। चल, अब और वकीलों के चैम्बर में चलें, शायद कुछ बात बन जाए। वैसे भी पहले ही काफ़ी समय खराब हो चुका है। करीब 2 घंटे वकीलों के चैम्बरों के चक्कर काटने के बाद आखिरी में एक जूनियर वकील मिस्टर नवीन कश्यप केस लड़ने की हामी भर देता है। काजल केस की फाइल उसको पकड़ा देती है। नवीन कश्यप, आप लोग प्लीज़ मुझे घंटे भर का वक्त दो ताकि मैं केस पढ़ सकूं। वैसे अभी कोर्ट खुला ही है, इतनी जल्दी तो हमारे केस का नंबर आने से रहा। तब तक मैं आराम से केस हिस्ट्री पढ़ लूँगा। धर्म सिंह, वकील साहब, आपका बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने हमारा केस लड़ने के लिए ले लिया, वरना आज हमारे पास मरने के सिवाय कोई चारा नहीं रहता। कहते हुए हाथ जोड़ देते हैं। अरे साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप उम्र में मेरे पिताजी के समान है, ऐसे हाथ मत जोड़िए। वैसे आपको एक बात बता दूं, ये मेरा पहला केस है। आज इस मिस्टर कुकरेजा को ही देखना, उससे टक्कर लेने वाले और भी वकील इस अदालत में हैं। चंद के केस क्या जीत लिए अपने आप को वकीलों का सरदार समझ बैठा। पता नहीं क्यों ये और वकील उससे दबते हैं। शायद अपनी काबिलियत पर विश्वास नहीं है इन और वकीलों को। जब देखो इस मिस्टर कुकरेजा के आगे पीछे दुम हिलाते फिरते रहते हैं। मैं लड़ूंगा ये केस, आप बेफिक्र रहिए, जीत तो हमारी ही होगी, नवीन कश्यप ने पूरे जोश के साथ कहा। करीब 1 घंटे में केस की पूरी फाइल पढ़ने के बाद चलो काजल जी, एक बार जाके कोर्ट में हाजिरी लगा आते हैं। वैसे आप बिल्कुल सही जगह आए हो, आपके केस में दम है काजल जी, आपके दोषी को सजा दिला के ही दम लूंगा। कहते हुए नवीन कश्यप फाइल लेके
अदालत में जाने के लिए खड़े हो गए। जैसे ही काजल और धर्म सिंह दोनों अपनी वकील के साथ अदालत में पहुंचे, उतने में उनके केस का नंबर भी आ जाता है। काजल जी, आप बिल्कुल शांत दिमाग से जज साहब जो पूछें उनका जवाब देना। घबराना बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगा। काजल सिर हिला के हामी भर देती है। जज साहब, आप कौन? ये केस तो मिस्टर कुकरेजा जी हैंडल कर रहे थे। जी जज साहब, पहले इस केस में वकील वही थे, लेकिन आज से इस केस को मैं लड़ रहा हूं। नवीन कश्यप ने बड़ी शालीनता से जवाब देते हुए कहा। जज साहब, चलो, हमको कोई समस्या नहीं, केस आप लड़ो या कुकरेजा जी। वैसे भी क्लाइंट की इच्छा होती है, वो जब चाहे अपना वकील बदल सकता है। चलो बहस शुरू करो। जज साहब ने दोनों पक्षों के वकीलों को आदेश दिया। सतीश का वकील मिस्टर बजाज और काजल का वकील दोनों बहस शुरू कर देते हैं। काजल हाथों की मुट्ठियां बांधे, आंखें बंद किए, मन ही मन माता रानी से अपनी विजय के लिए दुआ करने लग जाती है। उसको ऐसा करते देख सूरत और सतीश के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट छा जाती है। आज तो पुरानी सलाइली गई काम से। देखो तो कहाँ से इस बंदर को पकड़ के ले आई केस हैंडल करने के लिए। ये क्या मुकाबला करेगा हमारे वकील से। देखो तो कैसे भगवान से दुआ मांग रही है। सतीश ने सूरत के कान में धीरे से कहा। ये हमारे वकील के सामने ज़्यादा देर तक ना टिक पाएगा। नया नया नो सीखिया, ये इसको क्या पता केस कैसे लड़ते हैं। आज तो हम अपनी जीत और दुश्मनों की हार का घर जाके जश्न मनाएंगे। सूरत ने अपने जीजा को धीरे से कहा। दोनों वकील अपने अपने दाव पेच लगाते रहे। काजल का वकील सब सबूत जज साहब को पकड़ा देता है। जज साहब पूरी फाइल, सबूत और गवाहों को ध्यान से पढ़ते हैं। जज साहब, मैं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और तमाम सबूतों गवाहों के बाद आखिर में इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मिस्टर सतीश ने काजल की इज्जत लूटने की कोशिश करी। कानून की नज़र और तमाम सबूतों के आधार पे मिस्टर सतीश एक अपराधी है। उनको 5 साल की सज़ा मुवक्कल की जाती है। जज साहब काजल के तलाक के लिए एलिमनी वाली फाइल देखने लग जाते हैं। चपरासी आवाज़ देके सूरत को अंदर अदालत में हाजिर होने को बोलता है। सूरत रुपये का बैग लेके अंदर चला जाता है। जज, मिस्टर सूरत, काजल जी की एलिमनी के रुपये लाए हो? सूरत, जी। सूरत का वकील रुपयों का बैग और जेवरात काजल के वकील को पकड़ा देता है। दोनों वकील पैसे गिनने के बाद जज को बता देते हैं कि पूरे के पूरे 20 लाख रुपये हैं और जितने भी जेवरात काजल जी ने बताए थे वो सब के सब इसमें हैं। जज के आदेश पे सारे रुपये जेवरात काजल को सौंप दिए जाते हैं। जज साहब का फैसला सुनते ही काजल की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े। दूसरी तरफ सतीश, सूरत, हिम्मत और मिस्टर कुकरेजा के चेहरे की हवैयां उड़ने लग जाती हैं। क्या हुआ मिस्टर कुकरेजा? आपको इतना पसीने क्यों आ रहे हैं? देखो, मुझे वकील भी मिला और केस भी जीत गई। आपने तो यही सोचा होगा थक हार के वापस आपके पास ही लौट के आऊंगी, लेकिन ये आपकी भूल थी। केस भी जीता और एलिमनी, जेवरात, दहेज का सामान भी वापस लेके ही रही हूँ। मैं कभी थूक के चाटने वालों में से नहीं हूँ। काजल मिस्टर कुकरेजा की आंखों में आंखें डाल के देखते हुए बोली। मुझे मुझे कब पसीना आ रखा है? बगले झांकते हुए मिस्टर कुकरेजा बोले। ऐसे चोरों की तरह इधर उधर बगले क्यों झांक रहे हैं? लो ये रुमाल, पसीना पूछ लीजिए। अपनी जेब से रुमाल निकाल के मिस्टर कुकरेजा के हाथ में रखते हुए नवीन कश्यप ने कहा। एक केस क्या जीत लिया, तुम्हारे तो पंख ही निकल आए। मुझे ये पंख उतरने भी आते हैं। चूहे को हल्दी की गांठ क्या मिल गई, अपने आप को पंसारी समझ बैठा। तुम पे वही बात लागू हो रही है नवीन जी। कब से तुम्हारी फालतू बकवास सुने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं मैं तुमसे डर गया। अपनी हद में रहिए मिस्टर कश्यप, कहीं अगली बार किसी और केस में मुंह की ना खानी पड़ जाए। खिसियाए हुए मिस्टर कुकरेजा ने कहा। अगली बार का बाद में देखा जाएगा। मेरे लिए यही केस जीतना बहुत मायने रखता था। सच कहूँ तो आपका लड़ा हुआ केस लेके मुझे जो सुकून मिला उसको बयां करने में शब्द ही कम पड़ गए। ठंडी आह भरते हुए मिस्टर कश्यप ने कहा।
हद में रह गुस्से में बौखलाए हुए मिस्टर कुकरेजा ने कश्यप का कॉलर पकड़ लिया। हाथ हटा लो वरना मार मार के मुंह ऐसा सुजा दूंगा घर वाले भी तुझे पहचानने से इनकार कर देंगे। कहते हुए मिस्टर कश्यप ने उसका हाथ पकड़ के झटक दिया। चलिए जी, क्यों इस खिसियाए गीदड़ के मुंह लग के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अब ये कुत्ते की तरह भौंकने के सिवाय कर भी क्या सकता है। भौंकने दो, जब थक जाएगा अपने आप चुप रह जाएगा। काजल अपने वकील से कहती है, ए लड़की, तू मेरे को कुत्ता बोल रही है। मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के अपराध में तेरे ऊपर मान हानि का मुकदमा ठोक दूंगा, समझी। बेहतर होगा अपनी औकात में रह, वरना सारी उम्र कोर्ट के चक्कर काटते काटते तेरी जुत्तियां घिस जाएंगी। जो अपना जमीर बेच दे उसके लिए मेरे हिसाब से यही शब्द बेटर है। मेरे साथ तुझे जो करना था वो तो कर ही चुकी हो। अपनी ये थोथी धमकी जाके किसी और को देना। तुझ जैसे बिकाऊ लोगों से नहीं डरती काजल। काजल ने पलट के तीखे शब्दों में जवाब देते हुए कहा, चल बेटा मत उलझ इससे। कहते हुए धर्म सिंह उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए चैम्बर में ले आया। अपने वकील के साथ चैम्बर में आके बातचीत करने में लग जाते हैं। नवीन कश्यप, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ काजल जी। अब आप पिछली बातों को भूल जाने की कोशिश करें। आपके गुनहगारों को उनके किए की सजा मिल चुकी है। अब आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन कीजिएगा। काजल, मूव ऑन, ये बोलने का क्या मतलब है आपका? मेरी समझ में नहीं आया। नवीन कश्यप, अरे आप दूसरी शादी कर लो। कब तक ऐसे बाप के घर बैठी रहोगी? तुम्हें इस तरह से देख के धर्म सिंह जी को भी दुख होता होगा, भले ही वो जाहिर ना करते होंगे। काजल, दूसरी शादी हरगिज नहीं करूंगी। एक बार की थी ना, देखो आज सब आपके सामने। क्या मिला मेरे को सिवाय दुखों के? जल्द ही मेरे को नौकरी मिल जाएगी, अपने दम पर जिंदगी जीऊंगी। नवीन कश्यप, प्लीज़ आप मेरी बातों का गलत मीनिंग मत निकालिएगा। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे जवान लड़की को इस तरह बाप के घर बैठा देख लोग ताने मार मार के उसका जीना हराम कर देते हैं। बाप के घर में तो राजा महाराजाओं की बेटियों की भी पार नहीं पड़ती। आखिर हम तो इस रूढ़िवादी समाज में रहते हैं। हर चीज, चाहे वो बहू हो या बेटी, अपने ठौर ठिकाने पर ही अच्छी लगती है। आज तो धर्म सिंह जी जिंदा हैं, कभी आपने गहराई से सोचा उनके बाद आप कहाँ जाओगी? बाकी जो करना आपकी इच्छा, मैं तो आपको अपना समझ के कह रहा हूँ। काजल, पहले अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, उसके बाद ही आगे क्या करना है उसके बारे में सोचूंगी। नवीन कश्यप, चलो हम भगवान से यही दुआ करेंगे आपको जिंदगी में सब खुशियां ही खुशियां मिले। अच्छा तो जी, राम राम, अब हम चले। कहते हुए धर्म सिंह उठ खड़े हुए। दोनों बाप बेटी घर आ जाते हैं। सुन बेटा, तुम आराम कर लो, थक गई होगी, मैं जरा बाहर टहलने जा रहा हूँ। कहते हुए धर्म सिंह बाहर निकल गया। उधर सूरत और हिम्मत भी घर पहुंच जाते हैं। दोनों बाप बेटा उदास चेहरे लिए चुपचाप आके बैठक में बैठ जाते हैं। ये तो बहुत ही गलत हो गया, हम लुट गए। जो सब ऐठा था आज सब उन्हीं हाथों से उल्टा भी देना पड़ गया। आप तो बोल रहे थे सब सेटिंग हो रखी है, फैसला हमारे ही हक में आएगा। क्या हुआ आपकी उस सेटिंग का? सूरत ने अपने पापा से कहा। हो गई ना हमारी ऐसी की तैसी, सरला दीदी को क्या मुंह दिखाएंगे। अब मेरे को पता थोड़ी ना था जज उनके पक्ष में ही फैसला सुनाएगा। वकील को तो खरीद ही लिया था। कोई ना, हम अपील कर देंगे। अभी कौन से चारों रास्ते बंद हुए हैं? हिम्मत ने उदास स्वर में जवाब दिया। क्या हो गया? आप दोनों के चेहरों पे ये 12 क्यों बजे हुए हैं? आज तो फैसले का दिन था ना। और जहां तक मेरा दिल कह रहा है फैसला हमारे ही हक में आया होगा, रामकला ने उसके पास बैठते हुए कहा। अब इसको कैसे बताऊं कि हम हार गए हैं? ये तो सुनते ही पूरा घर सिर पर उठा लेगी। एक तो पहले ही दिमाग का दही हो रखा है, कुछ देर बाद नहीं आ सकती थी। हिम्मत ने मन ही मन सोचा। ऐसे मुंह में गुड़ की डली डाल के बैठे हो के? आखिर बात के है, मेरे को भी बताई दो। सूरत, माँ वो हम केस हार गए। वकील साहब ने जीजाजी को बचाने की पुरजोर कोशिश करी थी,
लेकिन आखिर में पासा पलट गया और फैसला उस घटिया काजल के पक्ष में ही हो गया। रामकला, जमाई जी इस वक्त हैं कित? तुम लोग मुंह उठा के चले आए, उनको साथ में ले आते, ये घर बोझे थोड़ी ना मर जाता उनके ऊपर उनके लिए। हिम्मत, किसको साथ ले आते? अपने दामाद जी तो सलाखों के पीछे जा चुके हैं, पूरे 5 साल की सजा हुई है। अब पुलिस वाले हमारे बाप थोड़ी ना लाग्या करते हैं जो सतीश जी को हमारे साथ आन देते। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, सरला बिटिया से किस मुंह से बात करूं, कैसे बताऊं उसको कि दामाद जी कैद में हैं। ये सब सुन के रामकला माथा पीटते हुए जोर जोर से रोने लग जाती है। कल तक तो हम बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, अब क्या हुआ? ये एकदम से सब कैसे पलट गया? कीड़े पड़ा उस बाप कणा जज को जिसने हमारा जमाई के लिए सजा सुना दी। रो मत माँ, ऐसे रोने से अब कोई समाधान ना होने वाला। तुम तो घर पे बैठी थी, हमको तो अदालत से घर आना भी मुश्किल हो गया था। घर जाके क्या बोलेंगे, कैसे अपनी बहन से नज़र मिला पाऊंगा अब? पता नहीं ऐन वक्त पे उस काजल को दूसरा वकील कैसे मिल गया। आज मेरा काळजा सा फटा जा रहा है माँ। मेरी बहन जब ये सुनेगी तो उस पर के बीतेगी। कहते हुए सूरत की आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। हिम्मत तो चुपचाप सिर पकड़ के बैठ जाता है। शाम 6 बजे के समय सूरत का मोबाइल बज उठता है। मोबाइल जेब से निकाल के स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नाम को देख के उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। रिंग पूरी होने के बाद फ़ोन खुद ही कट जाता है। दोबारा फिर से फ़ोन बजता है, फिर से रिंग बजती है। ये बार बार किसका फ़ोन आ रहा है और तू उठा क्यों नहीं रहा? ला मेरे को दे ये फ़ोन, मैं बात करूं। आखिर ये है कौन जो फ़ोन ही पर फ़ोन करे जा रहा है? कहते हुए रामकला ने मोबाइल मांगा। सरला दीदी का कॉल है, क्या जवाब दूं? हिम्मत ही ना हो रही मेरी तो। फ़ोन उठा, आखिर कब तक उससे सच छुपा के रखेगा? हिम्मत ने कहा। तीसरी बार ज्यों ही रिंग बजी, सूरत ने झट से कॉल पिक कर लेता है। सरला, कब से फ़ोन कर रही हूँ, तू उठा क्यों नहीं रहा? मने लागे से अब तने मेरे से बात करना पसंद ना है। सुन, तेरे जीजाजी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और ना ही अभी तक वो घर वापस आया। तू भी तो उनके साथ ही गया था ना? कुछ तो पता होगा तेरे जीजाजी का, कहाँ है वो? इतनी देर तो वो कदे भी ना लगाता। वो वो सतीश जी अब घर ना आएंगे, कांपते स्वर में सूरत ने कहा। क्या मतलब है तेरा? क्या बोल रहा है यो? मैं कुछ समझी ना। एक तो मैं पहले से ही परेशान, ऊपर से ये पहेलियां बुझा बुझा के क्यों मेरी खोपड़ी खराब कर रहा है? झुंझलाते हुए सरला बोली। सतीश जी इस समय जेल में हैं, उनको 5 साल की कैद हो गई। सूरत ने सपाट लहजे में कहा। सरला, क्या कहा तूने? छोड़ दूंगी नहीं तुम सबको मैं। तेरी उस 2 टके की बीबी की वजह से आज मेरा सुहाग सलाखों के पीछे है। इसके जिम्मेदार तुम सब भी हो। कल सुबह ही आ रही हूँ, तैयार रहना तुम सब लोग कीमत चुकाने के लिए। एक उसके जेवरात ही तो ले लाई थी, वो भी तुम लोगों ने काजल को वापस देने का बोल के मेरे से छीन कर ले गए। दोस्तों कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।